अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज के लेक्चर से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया टॉपिक। इससे पहले जो था वो हमने दो चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं। एक जिसमें सिग्नल एंड सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन था और दूसरा जो एलटीआई सिस्टम्स के बारे में था और कन्वोल्यूशन के बारे में। तो आज के लेक्चर से हम फोरियर सीरीज़ के बारे में अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। और फोरियर सीरीज़ जो है वो आपकी जो सिग्नल सिस्टम बाय ओपनहाइम बुक है उसमें चैप्टर 3 है। इसी से रिलेटेड एक और चैप्टर 4 जो है दैट इज़ अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद फाइनली हमने एक और चैप्टर लास्ट में जो डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो आज के लेक्चर से ऑनवर्ड अब हमारे जितने लेक्चर्स होंगे वो फोरियर सीरीज़, फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे भी होंगे। और ये ऑलमोस्ट सारे जो है वो टॉपिक्स जो हम आज के बाद डिस्कस करेंगे दे आर क्वाइट सिमिलर, और इनमें जो जनरल कंसेप्ट है वो एक ही यूज़ होता है, जिस कंसेप्ट को हम कुछ आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कुछ में भी इससे नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि ये कंसेप्चुअली ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। फिर जो इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है या जो ग्राफिकल फॉर्म में जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है हम उसके बारे में बात करेंगे। सो आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या है इस सारे एनालिसिस के बिहाइंड। सो क्यों ये एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है और इसके हमें क्या एडवांटेजेस होते हैं। सो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लास्ट फ्यू लेक्चर्स थे जो कन्वोल्यूशन के बारे में थे, उसमें आपने एक चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व की होगी कि हमने अपना जो इनपुट सिग्नल था उसको इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन रिप्रेजेंट किया था। अब एडवांटेज हमें ये मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन उस सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का कि वी नो कि इम्पल्स फंक्शन अगर हम किसी सिस्टम को इनपुट दे तो उस सिस्टम का जो रिस्पांस होता है वी ऑलरेडी नो दैट रिस्पांस। सो जब हम किसी सिग्नल के डिफरेंट पॉइंट्स को इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे हमें ये एडवांटेज होता है कि वही सिंपल इम्पल्स फंक्शन जो होते हैं वो स्केल हो जाते हैं, किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सिंस अवर सिस्टम इज़ लीनियर, सो किसी भी वैल्यू से अगर आप इनपुट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। इस वजह से हमें उन सिग्नल्स के लिए किसी भी आर्बिट्रेरी सिग्नल को जो कि इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन रिप्रेजेंट हुआ होता है उसको उसके लिए आउटपुट मालूम करना बहुत आसान हो जाता है। सो अवर अप्रोच इज़ कि हम एक जनरल क्लास ऑफ सिग्नल्स को कुछ बेसिक रिप्रेजेंटेशंस में रिप्रेजेंट कर पाएँ, ताकि वो ऐसे सिग्नल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ जिनका रिस्पांस हमें ऑलरेडी नोन हो। तो हमें इसका एडवांटेज ये होगा कि किसी भी आर्बिट्रेरी सिग्नल के लिए हमें आउटपुट मालूम करना जो है वो ईजी हो जाएगा। So that we have already discussed and that we have already done. आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम अपने सिग्नल्स को एंड इवन अपने समटाइम्स सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करेंगे विद अ सेट ऑफ फ्यू सिग्नल्स, जिसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये मौजूद होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि द सेट ऑफ बेसिक सिग्नल्स कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रॉड क्लास ऑफ सिग्नल्स, यानी आपके पास जिन बेसिक सिग्नल्स की फॉर्म में आप रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं वो इस काबिल होने चाहिए कि एक बहुत बड़ी क्लास ऑफ सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर सकें। मे नॉट बी ऑल सिग्नल्स बट अ ब्रॉड क्लास ऑफ सिग्नल, यानी ये उनमें एक खसूसियत होनी चाहिए। और ये इस वजह से ज़रूरी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कोई भी एक बेसिक सिग्नल है जो जिसकी फॉर्म में आप लेट्स सपोज कोई 2 4 5 सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
तो ये सफिशिएंट इस वजह से नहीं है कि जब तक एक मेजर क्लास ऑफ सिग्नल को इन द फॉर्म ऑफ बेसिक सिग्नल आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, उस वक्त तक इस चीज़ का कोई एडवांटेज जो है वो आपको नहीं होगा। सो आपके बेसिक सिग्नल में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो एक लार्ज क्लास ऑफ सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर सके। और सेकंड प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए उसमें कि जो आपके LTI सिस्टम का रिस्पांस है उन बेसिक सिग्नल्स के लिए जिनकी फॉर्म में आप अपने क्लास ऑफ सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन LTI सिस्टम का रिस्पांस जो है उन बेसिक सिग्नल के लिए बहुत सिंपल होना चाहिए। और इस वजह से सिंपल होना चाहिए कि जब वो सिंपल होगा तो उस जब किसी सिग्नल को आप रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दोज बेसिक सिग्नल, तो उस सिग्नल के लिए भी फिर वो रिस्पांस मालूम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, वरना अगर किसी बेसिक सिग्नल के लिए आपके पास जो आउटपुट आती है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, तो जब आप अपने आर्बिट्रेरी सिग्नल को भी इन द फॉर्म ऑफ बेसिक सिग्नल रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर भी आपके पास उस आउटपुट वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स आउटपुट बन जाएगी। सो ये दो प्रॉपर्टीज सिग्नल के अंदर मौजूद होनी चाहिए। पहली, ये बेसिक सिग्नल जिनकी फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ब्रॉड क्लास ऑफ सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकें, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि उन बेसिक सिग्नल के लिए जो आपके LTI सिस्टम का रिस्पांस है दैट शुड बी सिंपल एनफ। अच्छा, सो आज हम बात करेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट complex exponential signals when we talked about the signals and their classifications. So complex exponential signals जो हैं ये इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसके बारे में बात करेंगे कि अगर आप कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल किसी सिस्टम को इनपुट के तौर पे देते हैं तो उस सिस्टम की आउटपुट जो है वो कैसी होती है। और फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी शो करेंगे कि ये कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आप बहुत बड़ी क्लास ऑफ सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इन सिग्नल्स के अंदर, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं, यानी ये एक ब्रॉड क्लास ऑफ सिग्नल को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, और दूसरी ये कि इनका जो रिस्पांस होता है, LTI सिस्टम का रिस्पांस होता है व्हेन कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स आर गिवन एट द इनपुट, दैट इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। और फिर आप इनके लीनियर कम्बिनेशन को भी ले लें तो उस केस में भी आपके पास रिस्पांस जो है वो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहता है। सो कंटिन्यूस डोमेन में एनी सिग्नल ऑफ दिस फॉर्म e raised to power st where s is a complex variable, and in discrete domain any signal of this form z raised to power n where z is again a complex variable is called a complex exponential signal. और हमारे पास जो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है, जो हम एक्चुअली ये हमारा जो चैप्टर है पूरा, ये इट रिवॉल्व्स अराउंड द फोरियर सीरीज। सो फोरियर सीरीज की जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम किसी भी सिग्नल को वी रिप्रेजेंट it as a linear combination of complex sinusoids. Linear combination, we have already talked about that. लीनियर कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर कम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास x और y कोई दो नंबर है या दो सिग्नल है, लेट्स सपोज नंबर है x और y दो नंबर है। सो इफ यू कैन राइट z is equals to ax plus by, then we say that z is a linear combination of x and y because you are able to represent z in the form of x and y. You have multiplied x with some number a, you have multiplied y with some number b, and then you have added them. So z is represented with the help of x and y. So z is a linear combination of x and y. So in case of our signals, the Fourier series representation is basically a linear combination of complex sinusoidal signals. ये जो complex signals हैं आपके पास, complex exponential signal है, इनकी form में हम किसी भी arbitrary signal को represent कर सकते हैं in this, and this is basically the Fourier series representation. This is known as the Fourier series representation. Okay, so now let's talk about a little bit in detail about these complex exponential signals. So we say that if
we give input to a continuous time system, अगर कोई हमारे पास continuous time system है और उसको हम ये वाली input दे रहे हैं e raised to power st, which is a complex exponential signal, then the system will produce this response. It will give us the same signal e raised to power st, but it will multiply with something which is called h of s. अभी थोड़ी देर में हम इस something को भी define करेंगे, but at the moment जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये कि अगर आप कोई कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल किसी LTI सिस्टम को इनपुट दें तो इसकी आउटपुट पे भी आपको वही कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल मिलता है, सिर्फ क्या होता है कि ये किसी h ऑफ s से किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है और आप इसको z रेज टू पावर n कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल इनपुट पे दें तो इट विल प्रोड्यूस एन आउटपुट विच विल बी zn, वही सिग्नल आपको आउटपुट पे मिलेगा, ओनली इट विल बी मल्टीप्लाइड विद समथिंग विच वी कॉल्ड एज hz. सो hz और hs जो यहाँ पे हैं, अभी थोड़ी देर में हम इनको डिफाइन भी करेंगे। ये फंक्शन है इन्हीं complex variables के। hs is a function of complex variable s and hz is a function of complex variable z. So any signal for which the system output is constant times the input is called eigenfunction of the system and that amplitude value is called the eigenvalue. So कोई भी ऐसा सिग्नल, इसको मैं अगर सादा अल्फाज में बताऊं, कोई भी ऐसा सिग्नल जिसके लिए आपके सिस्टम की इनपुट जो है वो आउटपुट जो है वो वही इनपुट हो, सिर्फ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, और ये कांस्टेंट कम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये जस्ट रियल कांस्टेंट होगा, ये कम्प्लेक्स कांस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर जो आउटपुट है दैट इज़ सम मल्टीपल ऑफ इनपुट multiplied with some complex constant, so then it is called the eigenfunction of the system. That signal is called eigenfunction of the system. कोई भी ऐसा सिग्नल जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी हो कि जब वो आप किसी सिस्टम को इनपुट के तौर पे दें तो आउटपुट पे आपको वही वाला सिग्नल मिले, सिर्फ वो किसी कांस्टेंट से, रियल या कम्प्लेक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, तो दैट सिग्नल इज कॉल्ड एन आइगन फंक्शन ऑफ द सिस्टम। और जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, जो जिस एम्पलीट्यूड से वो चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू ऑफ द सिस्टम। इसकी हम एक एग्जांपल भी लेटर ऑन देखेंगे, सो वहाँ से आपको दोबारा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज आइगन फंक्शन एंड व्हाट इज आइगन वैल्यू। सो लेट अस नाउ शो कि ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हैं ये वाकई आइगन फंक्शंस हैं सिस्टम के, LTI सिस्टम के आइगन फंक्शन है। सो यू रिमेंबर कि हमारे पास अगर कोई कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है तो उसकी आउटपुट इस इंटीग्रल के थ्रू डिफाइन होती है। y of t is an integral from minus infinity to plus infinity h of tau x of t minus tau d tau. So we will assume that our xt input signal complex exponential, यानी xt जो है हमारे पास वो e raised to power st है। सो अगर xt e raised to power e raised to power st है तो x of t minus tau will become e raised to power st minus tau d tau. सो अब यहाँ पे आप इस इंटीग्रल में देख सकते हैं कि ये e raised to, इसको आप लिख सकते हैं e raised to power st multiplied with e raised to power minus s tau. e raised to power st can be written outside the integral because integration is being performed on this variable tau. So h tau e raised to power minus s tau d tau. So whatever is this integral h tau e raised to power minus s tau d tau, we call it as h of s. ये हमारे पास h of s है। So अगर ये h of s है तो हमारे पास y of t क्या होगा, e raised to power st multiplied with some h of s. So here you can see कि आउटपुट पे हमें वही सिग्नल मिला है e raised to power st, सिर्फ ये h of s के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि e raised to power st is an eigen function of this LTI system. And what was e raised to power st? e raised to power st was a complex exponential. So इसका मतलब ये हुआ कि complex exponentials are eigen functions of LTI system. अगर हम कोई ख़ास वैल्यू ले लें इस वेरिएबल s की तो उसके लिए हमारे पास h of s की कोई एक वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू फिर इसकी आइगन वैल्यू कहलाती है।
अगर आप s की कोई भी वैल्यू ले लें, s जो है वो कम्प्लेक्स वेरिएबल है एज आई सेड, तो इट can have a real part, it can have an imaginary part, but for any particular value of s, h of s represents the eigenvalue of that LTI system. Similarly, for discrete signal z raised to power n, this discrete complex exponential, if we assume that xn is z raised to power n, so in case of for discrete case, we represent yn like this: hk xn minus k, where k goes from minus infinity to plus infinity, since it is the case of discrete signal. So here we have a summation instead of an integral. So अगर हम वैल्यू पुट करें तो h के, और चूंकि x ऑफ n z रेज टू पावर n की इक्वल था, तो x n माइनस के z रेज टू पावर n माइनस k की इक्वल हो जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज z रेज टू पावर n इंटू z रेज टू पावर माइनस k. चूंकि समेशन आपके पास k पे है, तो सो आप z रेज टू पावर n को समेशन से बाहर लिख सकते हैं. सो y ऑफ n विल बिकम z raised to power n hz, and again you can see that at the output we get the same signal, same complex exponential zn, only it is multiplied with something which is hz. और वो hz क्या है? वो hz is this one, and summation from minus infinity to plus infinity, hkz minus k. So again we can observe easily that this zn is an eigen function of the system, because जब हमने ये zn system को input के तौर पे दिया, तो that system produces the same signal zn at the output. Only difference is that it is being multiplied with something which is called h of z. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल. यहाँ से अब आपको वो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी सिस्टम है जिसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप जो है वो इस तरह से डिफाइन है: y ऑफ t इज x ऑफ t माइनस 3. सो ये सिस्टम क्या कर रहा है कि आप जो भी इसको इनपुट दे रहे हैं, ये टाइम के अंदर उस को डिले कर रहा है. सो अगर आप xt कोई भी इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा? वही सेम इनपुट डिलेड बाय 3 यूनिट्स. x ऑफ t माइनस 3 वुड बी द आउटपुट. अब सपोज करें कि हम इस सिस्टम को ये वाली इनपुट देते हैं: एक्स टी इज ई रेज टू पावर जे टू टी. सो अगर एक्स टी ई रेज टू पावर जे टू टी है, तो हमारे पास इसमें इस इक्वेशन में अगर हम ये पुट करें, एक्स ऑफ टी माइनस 3 होगा ई रेज टू पावर जे टू, टी की जगह पे t माइनस 3 पुट करेंगे. सो y ऑफ t विल बी ई रेज टू पावर जे टू टी, the same signal which was at the output multiplied with something which is e raised to power minus 6j, and this e raised to power minus 6j is called the eigenvalue of this system. So e raised to power j2t is an eigen function, because eigen function की definition ये थी कि कोई भी ऐसा सिग्नल जो आप इनपुट पे दें, अगर दोबारा वो आपको उस LTI सिस्टम के आउटपुट पे मिले, तो देन दैट सिग्नल इज कॉल्ड आइगन फंक्शन. सो हमने ई रेज टू पावर जे टू टी जब इनपुट पे दिया, तो हमें वही सेम सिग्नल आउटपुट पे मिल रहा है. सो इस वजह से दिस ई रेज टू पावर जे टू टी इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द सिस्टम. और इसकी जो एसोसिएटेड आइगन वैल्यू है आउटपुट पे, ये किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? ई रेज टू पावर माइनस 6j. तो e raised to power minus 6j is a value, complex value, but it is a value. So इस complex value जो आपको मिली है, ये complex value, this is called the eigen value for this particular signal e raised to power j2t. Okay, now let's talk about the Fourier series representation. कि Fourier series representation actually है क्या, और किस तरह से वो हमें उसका, ये भी हम देखेंगे कि हमें उसका क्या एडवांटेज होता है अगर हम सिग्नल्स को विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज जो है उनकी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो व्हाट एडवांटेज वी गेट. सो रिमेंबर दैट कि हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है. पीरियाडिक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इज पीरियाडिक if and only if x of t is x of t plus capital T. So for all values of small t, obviously. So if you can find some capital T after which the signal repeats itself, then such a signal is called a periodic signal.
और अगर सिग्नल पीरियाडिक है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, रेडियन फ्रीक्वेंसी जो है, दैट इज़ डिफाइंड एज ओमेगा नॉट इज़ 2 पाई/t। सो हर पीरियाडिक सिग्नल जो होगा दैट विल हैव सम फंडामेंटल रेडियन फ्रीक्वेंसी विच इज़ गिवन बाय दिस रिलेशनशिप 2 पाई/t। रिमेंबर कि हमने एक और लीनियर फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन की थी विच वाज f, एंड दैट f वाज इक्वल्स टू 1/t। ठीक है, सो इस ओमेगा और उस f को आप रिलेट भी कर सकते हैं क्योंकि दैट f इज़ 1/t, सो इस ओमेगा को आप 2 पाई f भी लिख सकते हैं। बट दिस इज़ रेडियन फ्रीक्वेंसी, वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। दिस इज़ रेडियन फ्रीक्वेंसी एंड दैट वाज लीनियर फ्रीक्वेंसी हुज यूनिट्स वर हर्ट्स और साइकिल पर सेकेंड, और यहाँ पे जो इसकी यूनिट्स हैं दैट वुड बी रेडियंस पर सेकेंड। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये कोई सिग्नल पीरियाडिक है, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है चैप्टर 2 में कि ये जो कोसाइन ओमेगा नॉट टी हैं which is a sinusoidal signal, and e raised to power j omega naught t which is a complex exponential signal, these are periodic with fundamental frequency omega naught। ये सिग्नल जो हैं ये पीरियाडिक होते हैं हमेशा। कोसाइन आपको पता है अपने आप को रिपीट करता है, हर 2 पाई के बाद जो है वो अपने आप को रिपीट करेगा। cosine of 0 is same as cosine of 2 pi and so on so forth। इसी तरह से e raised to power j omega naught t which is a linear combination you can say of a cosine and a sinusoidal signal that is also periodic with fundamental frequency omega naught। अच्छा, अब अगर हम k ऐसे सिग्नल्स ले लें, e raised to power j k omega naught t, phi k of t, a set of k such signals, so all these signals are harmonically related complex exponential signals। What we mean by harmonically related complex exponential signal, for example इसमें आप k की different values put करें। if you put k is equals to 1, ठीक है, तो आपके पास from here you will get e raised to power j omega naught t। if you put k is equals to 2 you will get e raised to power j 2 omega naught t। इसी तरह से k की वैल्यू 3 के लिए you will get 3 omega naught। so all these signals are related with that signal जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, क्योंकि e raised to power j 2 ओमेगा नॉट के केस में फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी 2 ओमेगा नॉट। 3 ओमेगा नॉट के केस में फ्रीक्वेंसी जो होगी 3 ओमेगा नॉट। सो ये सारे सिग्नल उस सिग्नल से रिलेटेड हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा नॉट है। बेसिकली ये सारे सिग्नल इंटीजर मल्टीपल हैं, उस इनकी फ्रीक्वेंसी इंटीजर मल्टीपल है उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के। सो ये सिग्नल्स जो हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं हार्मोनिकली रिलेटेड कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। अ सेट ऑफ दोज कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स whose frequency is an integer multiple of some fundamental frequency omega naught, that set of signal is called harmonically related complex exponential signal। so k की वैल्यू को आप चेंज करते रहें, प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, +1 +2 -1 -2 +3 -3। सो इससे जो आपके पास सेट ऑफ सिग्नल आएगा इन सब की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंटीजर मल्टीपल होगी ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल का। सो ऑल दीज सिग्नल्स आर हार्मोनिकली रिलेटेड कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ईच ऑफ दीज सिग्नल हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट एंड देयरफॉर ईच ऑफ देम इज पीरियाडिक विद पीरियड टी। चूँकि ये जाहिर सी बात है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मल्टीपल है ओमेगा नॉट के, तो इनमें से हर एक सिग्नल जो होगा आपके पास ऑब्वियसली वो पीरियाडिक भी होगा। लेकिन ऐसे तमाम के सिग्नल्स वेयर के इज सम नंबर, ये हार्मोनिकली रिलेटेड कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स कहलाते हैं। इन मसलन फॉर एग्जांपल आपके पास जस्ट एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल आपके पास ओमेगा नॉट जो है दैट कम्स आउट टू बी लेट्स सपोज दैट इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, तो यह 100 पाई यू कैन से, तो तमाम 100 इस फ्रीक्वेंसी के तमाम मल्टीपल्स 200 पाई 300 पाई 400 पाई 500 पाई all those signals
whose frequency is integer multiple of omega naught, they are called harmonically related complex exponential signal. So हम नेक्स्ट ये क्लेम करेंगे, और ये खैर बाद में जो है वो हम इसको प्रूव भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट हम ये क्लेम करेंगे कि आप किसी भी आर्बिट्रेरी सिग्नल को विद रिप्रेजेंट कर सकते हैं with the help of these k या n complex exponential signals. Okay, so here you can see that we have done the same thing. We have represented this signal xt, which is any arbitrary signal, but only condition is that this signal should be periodic. So we have represented it in the form of as a linear combination of exponential signals. So here this summation variable, this transform minus infinity to plus infinity. So we have represented this xt with an infinite number of complex as a linear combination of infinite number of complex exponential signals. मसलन अगर आप k को 0 पुट करें यहाँ पे, you will get a naught and e raised to power 0 which is 1. So a naught, अगर आप k को 1 पुट करें तो a1 e raised to power j ओमेगा नॉट t. अगर आप k को -1 पुट करें तो a minus 1 e raised to power minus j ओमेगा नॉट t. Similarly for 2, 3 or +2, +3, -2, -3, you will get infinite number of complex exponentials you have used to represent this signal xt. In practice, practically, we don't need an infinite number of complex exponential signals to represent any arbitrary signal x of t. At the most, we will just need 4, 5, 6 terms, and that would be sufficient to represent any periodic signal with the help of equivalent complex exponential signals. So इतने ज़्यादा इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्नल्स जो हैं वो हमें नहीं चाहिए होते, सिर्फ हमें कुछ ही कंपोनेंट से किसी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम किसी पीरियाडिक सिग्नल xt को रिप्रेजेंट करें विद द हेल्प ऑफ कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, सो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दैट. एडवांटेज ये है कि these complex exponential signals are eigenfunction of LTI systems, which means that you will get them at the output, only they will be multiplied with something with h of s or h of z depending upon whether they are continuous or they are discrete. So इसमें अगर आप k को 0 पुट करें इस समेशन में, तो जो टर्म आपको मिलेगी a नॉट सिर्फ मिलेगा, e रेज़ टू पावर 0 तो 1 होता है. सो दिस इज़ कांस्टेंट. इसकी हम बात भी करेंगे आज के लेक्चर में. कुछ स्लाइड्स हैं वो यही शो करेंगी कि इक्विवेलेंटली आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं k 1 और -1 के लिए, विच मीन्स e रेज़ टू पावर j ओमेगा नॉट t और e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट t. इन दोनों केसेस में आपके सिग्नल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा नॉट ही है. और ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कहलाते हैं फंडामेंटल कंपोनेंट्स और फर्स्ट हार्मोनिक कंपोनेंट्स when k is 1 or -1. Similarly, if I put k as 2 or -2, I will get e raised to power j 2 omega naught t or e raised to power j -2 omega naught t. So इस केस में आपके पास जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स है फर्स्ट हार्मोनिक कंपोनेंट्स से, क्योंकि उसमें ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी थी. इस केस में 2 ओमेगा नॉट है या -2 ओमेगा नॉट है. सो ये कहलाते हैं सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट्स. ठीक है. इसी तरह से अगर आप k को 3 या -3 पुट कर दें तो इनकी फ्रीक्वेंसी होगी e रेज़ टू पावर j 3 ओमेगा नॉट या -3 ओमेगा नॉट. सो इट विल बी 3 टाइम्स द फंडामेंटल कंपोनेंट. सो इस वजह से ये थर्ड हार्मोनिक कहलाएगा. और जनरली अगर k की वैल्यू +n हो या -n हो तो वो जो कंपोनेंट कहलाता है वो कहलाता है nth हार्मोनिक कंपोनेंट. ठीक. सो कोई भी आर्बिट्रेरी सिग्नल xt इन रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स. अब ये हम वो अभी थोड़ी देर पहले बात की कि एडवांटेज क्या होता है. एडवांटेज ये होता है कि अगर आप xt को फॉर एग्जांपल इन 3 सिग्नल से इक्विवेलेंटली आपने रिप्रेजेंट कर लिया है, a1 e raised to power j 2 pi t over t1
इसी तरह से a2 e raised to power j2 pi t over t2 और a3 e raised to power j2 pi t over t3। तो जब आप ये सिग्नल किसी सिस्टम को इनपुट देंगे तो ये सिस्टम क्या करेगा, ये जस्ट जो है इनको किसी और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देगा जिसकी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। यानी एक तो आपको यही सिग्नल इसके इनपुट के आउटपुट पे भी मिलेगा, e raised to power j2 pi t over t1 जब आप इनपुट पे होगा तो आउटपुट पे भी यही सिग्नल मिलेगा, बट इट विल बी मल्टीप्लाइड विद समथिंग विच यू कैन से h of s, इसको आप b1 कह दें, बट दिस इज h of से s। ठीक, इसी तरह से अगर आप ये वाला सिग्नल देंगे तो अगेन आपको ये भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होकर एच ऑफ एस से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट पे मिल जाएगा, और तीसरा भी इसी तरह से आप इन तीनों को ऐड कर लें तो यू विल गेट द आउटपुट। सो इट इज़ वेरी इजी टू कंप्यूट द आउटपुट फॉर एनी आर्बिट्रेरी सिग्नल if that signal can be represented with the help of complex exponential signal, या if that signal is represented as a linear combination of complex exponential signal. So this is the all conceptually this is all theory जो इसके behind है, जो हम फोरियर सीरीज़ जो है या फोरियर ट्रांसफॉर्म या इवन लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसके बाद डिस्कस करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी भी पीरियाडिक आर्बिट्रेरी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स या इवन साइनोसाइडल सिग्नल्स। ठीक है, क्योंकि ये इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, सो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इस रिप्रेजेंटेशन का बेसिक एडवांटेज ये है कि अगर आप ये रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं तो फिर आपके पास किसी भी आर्बिट्रेरी सिग्नल के लिए आउटपुट जो है वो मालूम करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल सारे के सारे LTI सिस्टम के आइगन फंक्शंस हैं, विच मीन्स के व्हेन यू विल गिव देम एट द इनपुट they will appear at the output, only they will be scaled by something, they will be multiplied by something h of s if we are talking about continuous time case, and h of z if we are talking about discrete time. So let's see कि इस कंसेप्ट की जो हम बातें कर रहे हैं कंसेप्चुअली इसका मतलब क्या है। सो नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में जस्ट वेरी सिंपल स्लाइड्स हैं, सिर्फ कुछ एक सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, डिफरेंट सेट ऑफ कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। पहले हम एक कांस्टेंट टर्म से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर फर्स्ट हार्मोनिक से, फिर सेकेंड हार्मोनिक से, फिर थर्ड हार्मोनिक से, एंड यू विल सी कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करते जाएंगे उस सिग्नल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो एग्जैक्ट होती जाएगी, यानी हमारे पास जो इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसी ही बनती जाएगी जैसे कि वो सिग्नल होता। सो नाउ दिस इज एन एग्जांपल, लेट्स सपोज कि हमने इस सिग्नल को, ये एक पीरियाडिक सिग्नल है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, लेट्स सपोज इसका जो टाइम पीरियड है वो कुछ t0 है, इसको रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ दोज सिग्नल्स, विद द हेल्प ऑफ those as a linear combination of those complex exponential. So उसमें remember that कि हमारे पास जो पहली टर्म होती थी k is equals to 0 के लिए वो जस्ट एक कांस्टेंट होती थी, यानी अगर आप उसमें k को 0 पुट करते थे तो आपके पास जस्ट एक कांस्टेंट आता था a0। लेट्स सपोज उस a0 की वैल्यू 0.6 है। सो अगर हम सिर्फ उस a0 से अपने सिग्नल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारा सिग्नल है, इसको हम सिर्फ इस a0 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस एक से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपकी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन होगी जो सॉलिड लाइन आपको नज़र आ रही है। अब ऑब्वियसली आपका सिग्नल जो है वो ऐसा नहीं है, आपका सिग्नल तो एक पीरियाडिक सिग्नल है जो कि जिसकी वैल्यू जो है वो कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, कहीं ज़ीरो हो रही है, कहीं फिर मैक्सिमम हो जाती है, फिर ज़ीरो हो जाती है। बट अगर आप एक ही कोफिशिएंट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कोफिशिएंट तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इक्विवेलेंटली इस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, हम एक कोफिशिएंट से ऑब्वियसली इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह के सिग्नल को, ये असल सिग्नल ये वाला है और आपकी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन है, सो दिस लुक्स सिली। बट सून यू विल सी कि जब हम जैसे जैसे और कोफिशिएंट्स ऐड करेंगे तो आपके पास रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसके करीब करीब होती जाएगी। सो नाउ इन द नेक्स्ट, अगर हम इसको एक साइनोसाइडल सिग्नल से रिप्रेजेंट करें या एक कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल से रिप्रेजेंट करें, बेसिकली रिमेंबर दैट कि अगर आप e raised to power j ओमेगा नॉट t और e raised to power माइनस j ओमेगा नॉट t अगर आप इनको सम कर लेंगे तो यू विल गेट अ कोसाइन टर्म।
और अगर आप इनको माइनस कर देंगे तो यू विल गेट अ साइन टर्म। सो इनका कोई भी लीनियर कम्बिनेशन जो है वो आपको साइन या कोसाइन ही देगा। अब ये एक साइनोसाइडल सिग्नल है, तो ये साइनोसाइडल सिग्नल जो है इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, इसका पीरियड जो है वही है वो जो आपके पास इस सिग्नल का पीरियड है। तो अगर आप इस सिग्नल से और जो प्रीवियस कांस्टेंट लाइन वाला सिग्नल था इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे सिग्नल को रिप्रेजेंट करें तो ये इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, जो एग्जैक्ट सिग्नल है वो इस तरह डॉटेड लाइन से शो किया गया है, और जो अप्रॉक्सीमेशन है जिससे हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं वो सॉलिड लाइन है। एंड यू कैन सी कि it is very close to the original signal। ठीक है, although अभी भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे जहाँ पे इसकी वैल्यूज सडनली चेंज हो रही हैं, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, बट इट इज़ वेरी क्लोज। लेकिन अभी हमने सिर्फ एक साइनोसाइड जो है इसमें ऐड की है, या एक टर्म जो है आप कह लें उस कांस्टेंट के अलावा ऐड की है। जब हम ज़्यादा टर्म्स ऐड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेशन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। Now here what we have done कि इसमें एक तो हमने वही साइनोसाइड यूज़ की है जिसकी सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल जो प्रीवियस स्लाइड पे हमने यूज़ की थी, और उसके अलावा वी हैव यूज्ड अनदर साइनोसाइड जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास वो जो k इज इक्वल्स टू 2 के लिए टर्म आ रही थी, यानी सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक और वो कांस्टेंट लाइन, अगर आप ये ऐड करेंगे इन तीनों सिग्नल्स को लीनियर कम्बिनेशन में और इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यू कैन सी दिस वुड बी योर नाउ रिप्रेजेंटेशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऑलमोस्ट यू कैन से मे बी मोर देन 90% या इवन 95% ये जो है वो एग्जैक्ट है। सिर्फ इस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये जहाँ पे सिग्नल की वैल्यू मैक्सिमम होने के बाद जो है वो डाउन होती है, या इन पॉइंट्स पे जहाँ पे सिग्नल की वैल्यू मिनिमम होने के बाद मैक्सिमम होती है। दीज पॉइंट्स प्लीज़ ये बाद में किसी टाइम हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन पॉइंट्स को ज़रा याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू सडनली चेंज हो रही है। ठीक है, सो सिग्नल की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम थी, फिर सडनली कम होना शुरू हो गई। इसी तरह से सिग्नल की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम थी, फिर सडनली ज़्यादा होना शुरू हो गई। सो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाते हैं। इनकी रिप्रेजेंटेशन में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इश्यूज हैं अभी भी, और अमूमन होते हैं, इनको हम डिस्कस भी करेंगे डिटेल से। लेकिन इनके अलावा बाकी पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो एग्जैक्टली ये उस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। और अभी तक हमने कितने कंपोनेंट्स ऐड किए हैं, वी हैव ओनली एडेड 3 कंपोनेंट्स, अ कांस्टेंट लाइन, फर्स्ट हार्मोनिक एंड सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है जी, नाउ दिस इज अनदर साइनोसाइड। ठीक है, और ये जो साइनोसाइड है हम एक और कंपोनेंट ऐड करना चाह रहे हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अब हम 3 साइनोसाइड के कम्बिनेशन यानी एक और कंपोनेंट ऐड करना चाह रहे हैं। प्रीवियस स्लाइड तक हम फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक और कांस्टेंट लाइन ऐड कर चुके थे, अब हम थर्ड हार्मोनिक ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक हम ऐड करते हैं तो इस सिग्नल की अप्रॉक्सीमेशन में कोई बेहतरी नहीं होती। ठीक है, सो बेसिकली इट मीन्स के थर्ड हार्मोनिक को ऐड करने से हमारे पास जो है वो कोई इस सिग्नल की अप्रॉक्सीमेशन में कोई बेहतरी नहीं हो रही। ठीक है, इसकी वजह यह है कि दिस थर्ड साइनोसाइड या थर्ड हार्मोनिक हैज़ ज़ीरो एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से कुछ हार्मोनिक कंपोनेंट्स मिसिंग होते हैं। मे बी फर्स्ट हार्मोनिक हो, सेकंड हो, थर्ड ना हो, जैसे यहाँ पे थर्ड नहीं है, फिर मे बी फिफ्थ हार्मोनिक ना हो, सेवंथ हार्मोनिक ना हो। सो कुछ कंपोनेंट्स मिसिंग होते हैं। सो मिसिंग कंपोनेंट्स अगर होंगे, मिसिंग कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, वो उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं बेसिकली वो ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, वो कोफिशिएंट्स की भी हम बात करेंगे, कोफिशिएंट्स कैसे डिटरमिन करने हैं, बट एट द मोमेंट यू हैव टू रिमेंबर कि ये हो सकता है कि कुछ टर्म्स ऐड करने से आपकी अप्रॉक्सीमेशन जो है वो बेहतर ना हो। बेसिकली वो वाली टर्म्स होंगी जो कि उस सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन में कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल रही होंगी, और वो इस वजह से होंगी कि वो खुद
ही ज़ीरो हैं, यानी उनके कोफिशेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, इस वजह से वो अप्रॉक्सीमेशन को बेहतर नहीं कर रही। लेकिन जनरली स्पीकिंग जैसे जैसे आप ज़्यादा टर्म्स ऐड करते जाएंगे तो आपके पास जो है वो और अप्रॉक्सीमेशन जो है वो बेहतर होती जाएगी। ओके, सो नाउ अब आपके पास ये फाइनल जो शो किया गया है, इसमें वी हैव द कांस्टेंट लाइन प्लस 4 साइनोसाइड्स। ठीक है, 4 साइनोसाइड कौन सी हैं? फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड तो मिसिंग थी लेकिन फोर्थ हार्मोनिक। इन सब को सम करें और इनके लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे सिग्नल को रिप्रेजेंट करें तो ये सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन बनती है। एंड नाउ यू कैन से इट इज़ मोर देन 99% एक्यूरेट। ठीक है, जो एग्जैक्ट है वो डॉटेड लाइन से शो हो रही है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको डॉटेड लाइन अलहदा से नज़र नहीं आ रही। अप्रॉक्सीमेशन जो है वो सॉलिड लाइन से शो की गई है। सो ये अप्रॉक्सीमेशन आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट उस सिग्नल को करेक्टली जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। और इसमें हमने सिर्फ 4 कंपोनेंट्स, 4 साइनोसाइड्स प्लस 1 कांस्टेंट लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया है। सो मैसेज ये है कि किसी भी पीरियाडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, few of them, not all of them। ठीक है, few components में भी 3 हार्मोनिक्स, 4 हार्मोनिक्स, 5 हार्मोनिक्स, और जो कांस्टेंट लाइन, बाज़ केस में कांस्टेंट भी ज़ीरो होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जनरली स्पीकिंग एनी सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। और इसका एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये होता है कि व्हेन एनी सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स, तो वी ऑलरेडी नो कि complex exponential signals are eigenfunction of LTI systems, which means that if they are given at the input of that LTI system, the output will be same signal multiplied with some h of s or h of z, depending upon if you are talking about continuous time or discrete time. So that was today's lecture. I hope कि आज का lecture जो है वो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।